हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। ये भी चैप्टर आपके पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में शामिल है और आपके सिलेबस में भी है। तो इस पर हम बात करेंगे कि आखिरकार हम कहानी तो पढ़ते हैं, नाटक भी पढ़ते हैं, लेकिन कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे होता है, किन-किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से कहाँ से कैसे सवाल उठ सकते हैं और उन पर हम बात करेंगे। तो इस पाठ के अंतर्गत नाट्य रूपांतरण के संदर्भ में कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, कहानी और नाटक का संबंध क्या है, कैसे बनाएँ कहानी को नाटक। तो इन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे, तो देखेंगे वहाँ पर एक कोटेशन दिया गया है, नारायण प्रसाद बेताब जो कि पारसी थिएटर के मशहूर नाटककार रहे हैं उनके माध्यम से कि न ठेठ हिंदी न खालिस उर्दू ज़बान गोया, मिली-जुली हो, अलग रहे दूध से न मिश्री, डली-डली दूध में घुली हो। यानी कि यहाँ पर भाषागत अ, अंतर ना होकर दोनों का समावेश इस तरीके से हो कि पता ही ना चले कि ये कहानी है कि नाटक है। ठीक है? तो ये बात कही थी नारायण प्रसाद बेताब, ये इनका उपनाम है यहाँ पर। और जब आप थिएटर के बारे में पढ़ेंगे, रंगमंच के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पारसी थिएटर का एक नाम आता है। खासतौर से जयशंकर प्रसाद जब नाटक लिख रहे थे, तो उनके नाटकों को लेकर ये चल रहा था कि रंगमंच पर ये प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि पात्रों की संख्या भी ज़्यादा है और कथानक भी क्लिष्ट रहता है इनका। उसी समय लोकप्रियता हासिल करने के लिए पारसी थिएटर के लोग नाटक प्रस्तुत करते थे और लिखते थे। तो उसी में से जुड़े हुए हैं नारायण प्रसाद बेताब। तो इन्होंने जो कोटेशन दिया है कि न ठेठ हिंदी न खालिस उर्दू, ज़बान गोया मिली-जुली हो, अलग रहे दूध से न मिश्री डली-डली दूध में घुली हो। बहुत बड़ी बात यहाँ पर बेताब जी कह रहे हैं। आगे हम बात करें तो कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में वैविध्य तथा समानताओं को समझना आवश्यक है। यानी कि कहानी और नाटक में जो विविधता है या फिर जो समानताएं हैं उनको जानना जरूरी है। प्रत्येक कथा साहित्य में मूलतः एक कहानी होती है। जो भी कथा साहित्य आप पढ़ेंगे उसमें कहीं न कहीं कहानी का तत्व छिपा होता है। भाषा भी एक जैसी होती है। फिर विधाओं का स्वरूप अलग-अलग क्यों है? ये सवाल उठता है। वे कौन से तत्व हैं जो इन विधाओं के अलग-अलग स्वरूप को निर्धारित करते हैं? क्या विधा बदलने से काव्य प्रभाव और आस्वाद में भी बदलाव आता है? ये सारे सवाल पाठकों और दर्शकों के सामने आते हैं। साहित्य की अलग-अलग विधाओं का अलग-अलग स्वरूप होता है। न केवल उनकी रचना प्रक्रिया अलग होती है बल्कि उनके तत्व भी अलग होते हैं। भाषा का प्रयोग भी विधा बदल जाने से परिवर्तित हो जाता है। इसके साथ-साथ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक विधाओं का स्वरूप समय और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। विधाओं में आदान-प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। अगर बात करें कि जहाँ कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वहीं निर्दे लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। कहानी में आप देख रहे हैं कि लेखक है और पाठक है। लेखक लिखता है, पाठक उसको पढ़ता है और उस कहानी के माध्यम से उसके सामने जो भी बिंब बनते हैं, स्वरूप बनते हैं, उसको वो अनुभूत करता है। लेकिन नाटक में क्या है कि लेखक तो है ही नाटककार, निर्देशक है, पात्र है, कहानी में भी पात्र होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर दर्शक की बात आ रही है, श्रोता की बात आ रही है और अन्य कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं नाटक के संदर्भ में। चूँकि दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है, इसलिए नाटक एवं फ़िल्म को लोग देर तक याद रखते हैं, दृश्य के माध्यम से। यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था, सद्गति आदि के नाट्य रूपांतरण कई बार हुए हैं और कई तरह से हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम विधाओं का रूपांतरण करते हैं, तो हर निर्देशक उसको अलग-अलग ढंग से उसको निर्देशित करता है, उसका रूपांतरण करता है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर
विभाजित किया जाता है। तो इसको आपको नोट करना होगा कि अगर आप कहानी को नाटक में रूपांतरित करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कथा वस्तु, समय और स्थान को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको बाँटना पड़ेगा कि कथा वस्तु कितने कैसी हो और उसको कितने समय का बनाया जाए। जैसे मैं अपना लेक्चर तैयार करता हूँ, तो कई बार तो मन में आता है कि 4 से 5 घंटे तक का लेक्चर बना दूँ, ताकि एक ही समय में पूरी किताब खत्म हो जाए। फिर मन में आता है कि पता नहीं जो भी दर्शक हैं, श्रोता हैं या विद्यार्थी हैं, तमाम तनावों से गुजर रहे हैं, ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो इस लेक्चर को सुनेंगे कि नहीं? क्योंकि कई बार आप लोग टाइमिंग देख लेते हैं कि 5 से 10 मिनट का है, तो आप देखते हैं। अगर यही 40 से ऊपर होता है, तो लगता है कि ये इसमें पूरा बकवास ही होगा। लेकिन टीचिंग प्रोफ़ेशन ऐसा है कि उसको क्लियर करना पड़ता है, तो इसलिए टाइम भी लगता है। लेकिन जब कोई कहानी नाटक में बदलती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि निर्देशक जो होता है, वो ध्यान में रखता है कि कथा वस्तु कैसे करें, निर्धारित करें, समय को ध्यान में रखना है और स्थान को भी ध्यान में रखना है, तीनों को डिवाइड करना है। जैसा कि आप जानते हैं, कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है। नाटक क्या है? नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को मंच पर अभिनेता अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं। मंच सज्जा होती है, संगीत होता है, प्रकाश व्यवस्था होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही जा रही है, नाटक और कहानी के अ, अंतर को क्लियर करते हुए कि नाटक के मामले में आप देख रहे हैं कि कहानी का सिंपल है कि या तो कोई कहता है, श्रोता उसको सुनता है या फिर पाठक उसको पढ़ता है। लेकिन नाटक में क्या है कि पहले तो है कि मंच का निर्माण करना पड़ता है। फिर मंच जब निर्मित हो जाएगा, तो वहाँ पर अभिनेता, अभिनेत्री अपना अभिनय प्रस्तुत करेंगे। अभिनय भी आप जानते हैं कि नाट्य शास्त्र का एक अंग है यहाँ पर। मंच सज्जा होती है, संगीत भी होता है, जैसे बादल गरज रहा है, तो वहाँ पर धमड़, धमड़, धमड़ करके बादल आवाज़ आएगी। और फिर लाइट की भी व्यवस्था होती है। अगर आप लोगों ने नाटक देखा होगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप देखे होंगे, ठीक है? तो इसको आप नोट करिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नाटक में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। मंच, अभिनय, संगीत और प्रकाश। समानता यह होती है कहानी और नाटक में कि इसमें क्या होता है, एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है, कहानी का क्रमिक विकास होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है और चरम उत्कर्ष होता है। नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही हैं। यह अवश्य है कि कुछ मूल तत्व जैसे द्वंद्व नाटक में जितना और जिस मात्रा में आवश्यक है, उतना संभवतः कहानी में नहीं है। कथा वस्तु को सामने रखकर एक एक छोटा या छोटी घटना को चुन-चुन कर निकाला जाता है और उसके आधार पर दृश्य बनता है। तात्पर्य यह है कि यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है, तो वह एक दृश्य होगा। जैसे उदाहरण दिया गया कि ईदगाह कहानी के संदर्भ में देखें, तो इसके आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चों के उतावलेपन और कुतूहल का लंबा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। इसके लिए पहले दृश्य में गांव के उस हिस्से को फोकस कर सकते हैं, जहां बच्चे भागदौड़ कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बार-बार अपने पैसे गिन रहे हैं और टोली के निकलने की राह देख रहे हैं। पहले दृश्य का अंतिम हिस्सा हामिद और उसकी दादी अमीना पर केंद्रित हो सकता है और उनके संवाद दिए जा सकते हैं। स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, कथा अनुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका ऐसा अंत होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। ये नहीं कि पहले दृश्य में कुछ दिखाया गया और दूसरे में कुछ दिखाया जा रहा है। जब एक दूसरे से लिंक होता है, तभी आप उसमें रुचि भी रखते हैं। वर्तमान समय में आप देखते होंगे जो वेब सीरीज चल रही हैं, उनका भी कुछ-कुछ यही रोल है। इसीलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिगड़ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक दृश्य का एक बिंदु से प्रारंभ होता है और उसमें क्रमबद्धता बनी रहती है। नाटक के प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। इसको ध्यान में रखना है कि प्रारंभ होगा, मध्य होगा उसका, फिर उसका अंत हो जाएगा। दृश्य कई काम एक साथ करता है। एक ओर वह कथानक को आगे बढ़ाता है,
तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार करता है। तो आप देख रहे हैं कि दृश्य का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। पहला रोल तो यह है कि कथानक को गति देना। दूसरा, संवादों के माध्यम से पात्र और परिवेश के बीच संबंध स्थापित करना। तीसरा, अगले दृश्य में क्या घटित होने वाला है, जो जागरूक दर्शक रहेगा वो जान जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, तो इसकी भूमिका भी तैयार करता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य बनते हों जिनमें लेखक ने केवल विवरण दिया हो और उसमें कोई संवाद न हो। ऐसे दृश्यों का भी पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए। यह अवश्य देखना चाहिए कि जानकारियां, सूचनाएं और घटनाएं दोहराई न गई हों। एक तरीके से रिपीटेशन को भी ध्यान में रखना है कि ये ज्यादा न हो, नहीं तो फिर जो दर्शक हैं वो बोर महसूस होने लगेंगे, बोरियत महसूस होने लगेगी, उबने लगेंगे। तो जब हम कहानी का नाट्य रूपांतरण करते हैं तो उसमें इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि जो भी जानकारी है, सूचनाएं हैं, वो दोहराई न जाए। अब मैं यहाँ पर इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि आप लोग परीक्षाओं में जाने वाले हैं, तो इन तथ्यों को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि एजुकेशन लाइन में तो दोहराना जरूरी है एक से अधिक बार। दृश्य निर्धारित करने के बाद दृश्यों और मूल कहानी को पढ़ने से यह अनुमान लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्यों में नहीं आया है। लेखक द्वारा परिवेश का विवरण या परिस्थितियों पर टिप्पणियां प्रायः दृश्यों में नहीं ढल पाती हैं। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी कि जब तीसरी कसम फिल्म बन रही थी तो इसके बहुत सारे जो भी कथन है या फिर कथा वस्तु है उसमें बदलाव किया जा रहा था, लेकिन फरीश्वरनाथ रेणु ने इनकार कर दिया कि अगर बदलाव करना है तो फिर इस फिल्म पर मत कुछ बनाइए, अगर बनाना है तो पूरा एक एक लाइन आप उठाइए। तो तीसरी कसम आप लोगों ने देखा होगा, तो लगभग इसको प्रस्तुत करने का ही प्रयास किया गया है। यह देखना आवश्यक है कि रामायण कथा का नाट्य रूपांतरण है कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियां किस प्रकार की हैं। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके हैं। उदाहरण के लिए, विवरणात्मक टिप्पणी यदि परिवेश के बारे में है तो उसे मंच सज्जा के अंतर्गत लिया जा सकता है या पार्श्व संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। जब आप कई बार प्ले देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो पार्श्व संगीत, ऐसा संगीत जिसको पर्दे के पीछे से प्रस्तुत किया जाता है, लोग गाते हैं, तो उसे भी सहारा लिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी शोक का दृश्य प्रस्तुत करना है, तो फिर पर्दे के पीछे से कोई आवाज आती है, कोई गाता है, तो दर्शक समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति होने वाली है। ये सब विवरण के अंतर्गत आता है। विवरण यदि पात्रों के बारे में है तो उन्हें संवादों के माध्यम से निर्धारित दृश्यों में उचित स्थान पर दिया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि कहानी में व्यक्त महत्वपूर्ण सूत्र नाटक के स्वरूप के अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं। दृश्य निर्धारित हो जाने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले दृश्य के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवाद है या नहीं है। यदि पर्याप्त संवाद नहीं है तो उन्हें लिखने का काम किया जा सकता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नए लिखे संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हों। ये नहीं है कि जो संवाद लिख दिए गए हैं वो मूल कहानी से नहीं जुड़ रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनके लिखे जाने का 100% औचित्य हो। तीसरी बात जो ध्यान में रहे वह यह कि संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में हो। कहानी में छपे लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है, लेकिन मंच पर बोले गए लंबे संवाद से तारतम्यता टूट सकती है, तारतम्यता बनाना मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जब कहानी से नाट्य रूपांतरण होता है तो क्या-क्या है कि पहला तो है कि संवाद लिखा जाए। अगर कुछ नए संवाद लिखे जाएँ तो मूल संवादों से जुड़ते रहें, और अगर ये संवाद लिखे जा रहे हैं तो उनका एक उद्देश्य भी हो। संवाद छोटे-छोटे हों, प्रभावशाली हों, बोलचाल की भाषा में हों जिसको कि दर्शक समझ पाए, और संवाद ऐसे लिखे जाएँ जिसको कि मंच पर बोला जाए, लंबे-लंबे ना हो। लंबे होने से क्या होता है कि तारतम्यता टूट जाती है और फिर जो दर्शक है वो एकदम से परेशान होने लगेगा। कहानी में चरित्र चित्रण अलग-अलग प्रकार से किया जाता है और नाटक में उसकी विधि कुछ बदल जाती है। रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता और नाटक के पात्रों में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए।
उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने ईदगाह में मेले में जाते हामिद के कपड़ों का जिक्र नहीं किया और न ही अन्य लड़कों के बारे में कुछ लिखा है, परंतु कहानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हामिद नंगे पैर होगा, उसके कुर्ते में पैबंद लगे होंगे, जबकि अन्य लड़कों के कपड़े उनकी अच्छी आर्थिक स्थिति के सूचक होंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब आप कहानी पढ़ते हैं तो अपने से बिंब आप अपने सामने प्रस्तुत करते हैं कहानी के कथनों के माध्यम से, कथा वस्तु के माध्यम से। लेकिन जब आप उसका नाट्य रूपांतरण करते हैं तो उसको आपको दिखाना भी पड़ता है कि हामिद नंगे पैर से चल रहा है, कुर्ते में पैबंद लगा हुआ है, ठीक है, मतलब फटा हुआ है तो उसमें चकत्ती लगी लगी हुई है पूर्वांचल के भाषा में। तो और अन्य लड़के जो है उनकी जो भी ड्रेस है अच्छी होगी। संवाद को नाटक में प्रभावशाली बनाने का अगला तरीका है अभिनय, क्योंकि नाटक की खास विशेषता अभिनय भी है, संवाद तो है ही। अभिनय जो प्राय निर्देशक का काम है, पर लेखक भी इस ओर संकेत कर सकता है। पात्र की भाव भंगिमाओं और उसके तौर तरीकों से भी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। अभिनय के माध्यम से भी हमें पता चल सकता है कि क्या है। कहानी के लंबे संवादों को छोटा करके उन्हें अधिक नाटकीय बनाया जा सकता है। स्थानीय रंग में संवादों को रंग कर चरित्र चित्रण को परिमार्जित किया जा सकता है। ध्वनि और प्रकाश भी चरित्र चित्रण करने तथा संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में कारगर होते हैं। आप जैसा कि मैंने बताया आपको कि बिजली तड़क रही है तो उसकी ध्वनि निकाली जा सकती है, या फिर बादल गरज रहा है तो उसकी ध्वनि, या फिर बारिश हो रही है तो उसकी भी। और अगर आप मोहन राकेश के नाटक को पढ़े होंगे आषाढ़ का एक दिन, तो इसमें जब घोड़े आते हैं तो थप थप टक टक की आवाज आती है, तो ये क्या है, ध्वनि। और प्रकाश, जब हम लाइट फोकस करते हैं पात्रों के ऊपर, ठीक है, जब वो अपना संवाद प्रस्तुत करता है, कथन प्रस्तुत करता है, डायलॉग देता है, तो वहां पर लाइटिंग का भी होता है। जैसे कि अंधायुग आप पढ़े होंगे तो वहां पर इस चीज को महसूस किए होंगे। प्राय निर्देशक ही इस संबंध में निर्णय लेते हैं, पर लेखकों के सुझाव सदा स्वागत योग्य होते हैं। लेखक को यदि इन संभावनाओं की जानकारी है तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और रूपांतरण का कार्य संतोषजनक होता है। रूपांतरण में एक समस्या पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा विवरण के रूप में व्यक्त प्रसंगों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आ सकती है। उदाहरण के लिए ईदगाह का वह हिस्सा जहां हामिद इस द्वंद्व में है कि क्या खरीदें, क्या क्या खरीदें, या जहां वह सोचता है कि अम्मा का हाथ जल जाता है, उसका रूपांतरण कठिन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कैसे इसको प्रस्तुत किया जाए, मनोभावों को कैसे प्रस्तुत किया जाए। रूपांतरण में ये एक समस्या के रूप में सामने आता है। या फिर जो भी मानसिक द्वंद्व चल रहे हैं उनको कैसे दृश्य में प्रस्तुत किया जाए, ये सब क्या है, एक तरीके से रूपांतरण की समस्या है। रूपांतरण में इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्वगत कथन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लेखक मंच के कोने में जाकर अपने आप से यह संवाद बोलता है। तो स्वगत कथन जब आप देखते होंगे कि कई बार जो पात्र होते हैं आपस में कानों में बात करते हैं और दर्शक ये अनुमान लगाते हैं कि क्या बात हो रही होगी। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज में चलता था कि जब मोदी एक बार मुलायम जी के घर कोई फंक्शन में आए हुए थे, तो उन्होंने उनके कान में कुछ कहा था, तो सभी लोग अलग अलग इसका अर्थ निकाल रहे थे कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा। एक तरीके से मीम बनने लगा था कि क्या कहा होगा। तो वो एक तरीके से स्वगत कथन था। मैंने बस जस्ट उदाहरण दिया है आपको, कहीं से इसको जोड़ना नहीं है। स्वगत कथन का मतलब है कि जब दो पात्र आपस में बात करते हो और वो ध्वनि सुनाई नहीं देती हो और दर्शक उसको अपने हिसाब से वहां पर अर्थ निकाल रहे हो। लेकिन आजकल वॉइस ओवर यानी ऐसी ध्वनि जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र नहीं बोलता है, के माध्यम से संभव है। अम्मा वाले अंश के लिए फ्लैशबैक शैली का उपयोग किया जा सकता है, जो हामिद की अम्मा है। इसी प्रकार हामिद की ललचाई आंखों, होठों पर जीभ फेरते और बाद में भारी कदमों से दुकान से दूर जाने का दृश्य बनाया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें थी, जब हम कहानी से नाट्य रूपांतरण करते हैं तो उन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे कहानी का नाट्य रूपांतरण किया जाता है, कहानी और नाटक में क्या अंतर है, किन किन चीजों से दोनों अलग हैं, और नाट्य रूपांतरण करते समय क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। आपके लिए भी ये टॉपिक नया था, हमारे लिए भी एक तरीके से नया था, लेकिन फिर हमने पढ़ा और आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।